अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हो पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब राजपूत। और अनवार जनाब आज छुट्टी पे है, लगता है उनका वीकेंड अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन वीकेंड की जो यादें हैं वो बड़ी अच्छी होती है और हर कोई अपनी अच्छी यादों के साथ अपने नए वीक का आगाज करता है। मेरा एक्सपीरियंस इस वीकेंड थोड़ा सा डिफरेंट रहा है, वो इस एतबार से भी आप कह सकते हैं लिबर्टी मार्केट बड़ी ही मुनफरिद और यूं कह लीजिए कि वेडिंग सीजन है तो इस वक्त वहां पर लोगों का रुझान बहुत ज्यादा होता है। वहां पे इश्यूज बहुत टाइम से मैं नोटिस कर रही थी, लेकिन वो क्या कहते हैं ना कि बाजुकात लोग किसी फोरम पर जाके वो बात नहीं कर सकते, लेकिन जब हमारे पास फोरम मौजूद है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ से हम लोगों को गाइड भी कर सकें और मीनवाइल वहां से हम पॉजिटिव एनर्जी जो है वो लोगों तक डाइवर्ट भी कर सकें। हुआ कुछ ऐसे कि पार्किंग फी ली जाती है आपसे, जो कि मेरे ख्याल में 50 रुपए है, और उसके बाद जब अपनी गाड़ी लेके पार्किंग एरिया में जाते हैं तो आपको दूर दूर तक पार्किंग नहीं मिलती। ऐसे में वहां पर जो गाड़ियां धोने वाले लोग, बच्चे या बड़े मौजूद होते हैं, वो आपकी गाड़ी लगवाते जरूर हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो आपसे एक जो है ना वो रिवॉर्ड मांग रहे होते हैं कि आप उन्हें किसी भी तरीके से पैसे देकर निकल जाएं वहां से। बात नेगोशिएशन शुरू होती है गाड़ी धुलवा लेने से, जो कि 350-400 रुपए की आपको पड़ती है। अगर आपने गाड़ी नहीं धुलवानी, आपके घर में ड्राइवर ऑलरेडी मौजूद है, तो वहां पर क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि भाई हमें तो गाड़ी धुलवाने की जरूरत नहीं है। फिर मामला कहां तक पहुंचा, अच्छा आप अपनी खुशी से कुछ दे जाएं। अब ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से क्लियर किया जा सकता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आप जैसे हम जैसे लोगों ने ये खुशियां छोटी छोटी सी पूरी करके ना अब उन्हें इन चीजों की आदत डाल दी है। तो कोशिश ये कीजिए कि जहां पर आपको कोई मुस्तहिक शख्स मिले या आपके खानदान में या आपके रिश्तेदारों में जो लोग मौजूद है, वहां पर आप ज्यादा से ज्यादा खुलकर दें। लेकिन ये लिबर्टी की बात मैं इसलिए कर रही हूं कि आप लोग भी इंफरादी हैसियत में इस काम को होने से रोकें। और दूसरा, लिबर्टी के जो इंतजामिया है, खुदारा उनसे मेरा सवाल ये है कि आप लोगों की मैनेजमेंट कहां है। जब आप लोग पार्किंग फी चार्ज करते हैं 50 रुपए में, तो उसके लिए आपको चाहिए कि लोगों को वहां पर डिप्यूट करें, जो कि लोगों की कार को पार्क करवाएं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। खवातीन ड्राइवर्स भी होती हैं, फैमिली ड्राइवर्स भी होते हैं, और फिर जाहिर सी बात है ऐसी सिचुएशन में अगर किसी मर्द हजरात में से किसी को गुस्सा चढ़ जाए तो मामला जो है वो हाथापाई तक भी पहुंच सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द का माहौल बेहतर बना सकते हैं। तो ये मैसेज मेरा ना सिर्फ आप लोगों को है बल्कि लिबर्टी की मैनेजमेंट को भी है कि प्लीज होश के नाखून लें। 3-4 महीने से मैं एक्सपीरियंस करती आ रही थी, लेकिन अब मेरे भी सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। इससे पहले कि किसी का भाई, किसी का शौहर, किसी के वालिद किसी को 2-4 लगा दे, तो बहुत बेहतर है कि आप खुद से इस पर गौर फरमा लें। एनीवेज, आज की टॉप स्टोरीज क्या है उस पर जरा गौर फरमा लेते हैं और आपके साथ टॉप स्टोरीज शेयर करते हैं। ट्रांसपेरेंसी पाकिस्तान की रिपोर्ट, पुलिस और अदलिया करप्ट। नौजवान बिलावल भुट्टो की पुराने अंदाज में सियासी मुखालिफिन पर तनकीद। तीसरी बार पूरी दुनिया एक बार फिर इसराइल को रोकने में नाकाम। छोटों ने लिया बड़ा बदला, भारत को पाकिस्तान के हाथों शिकस्त का सामना हुआ। जी तो जनाब, टॉप स्टोरीज आपने सुनी, लेकिन कुछ ऐसा है जो कि आपके साथ डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन जगहों से आपको इंसाफ मिलना है, जहां से आप तवक्को करते हैं कि यहां से जुल्म रुक सकता है, अगर पता चले कि इन्हीं इदारों में करप्शन है तो फिर क्या हो सकता है, फिर ऐसे मामलात को खुदा हाफिज ही कहा जा सकता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने हफ्ते को जारी करदा अपनी कौमी करप्शन का एक सर्वे जो है वो 2023 का बताया है कि अदलिया पाकिस्तान की 3 करप्ट तरीन इदारों में से एक है। जी हाँ, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पुलिस सबसे ज्यादा करप्ट है और उसके बाद ठेके देने वाले और कॉन्ट्रैक्ट करने का शोबा, और फिर अदलिया का नंबर आता है। तालीम और सेहत के शोबे बिलतरतीब चौथे और 5वें करप्ट तरीन शोबे हैं। लोकल गवर्नमेंट्स, लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड कस्टम डिपार्टमेंट, एक्साइज और इनकम टैक्स बिल तरतीब 6वें और 7वें नंबर पर है, और 8वें इदारे हैं। उधर साबिक वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से बात की जाए, वीकेंड से रिलेटेड मैं आप लोगों से बात करूंगी। जो वीकेंड पे मैंने तो बता दिया कि मेरी फेस्टिविटी क्या थी, लेकिन सियासत और हमारे गिरदो-नवा में जो होता रहा है वो भी शेयर करना जरूरी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को रह रहकर अपने मुखालिफिन याद आते हैं, और पिछले दिनों होने वाली नून लीग के जो पार्लिमानी बोर्ड और लीग के टिकट के उम्मीदवारों से खिताब में जो उन्होंने कहा, वहां पे हमने ये देखा कि उन्होंने एक बार फिर से अपने साथ होने वाली ज्यादतियों को दोहराया और एहतसाब के बयानी पर भी बातचीत की। दूसरी जानिब हमने ये देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील को मेरिट पर सुनने के फैसला सामने आया तो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब ने कानूनी टीम से राय तलब की है और बताया यह गया है कि नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा मुअत्तल है, लेकिन
उनकी नाअहली बरकरार है। इसलिए खदशा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर इस केस की समाअत होती है तो डेफिनेटली वो मेरिट पर हुई तो केस ताखीर का शिकार हो सकता है, जबकि बिलावल भुट्टो की सियासी मुखालफिन पर तनकीद अभी भी जारी है। उन्हें इसमें कोई ब्रेक नहीं मिली, ना ही उन्होंने कोई वीकेंड जो है वो अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ फिर से 2/3 अक्सरियत मांग रहे हैं, उन्हें हुकूमत दिलवाने वालों को चौथी बार भी भुगतना पड़ेगा। जो 3 बार वज़ीर आज़म बनकर फेल हुआ, चौथी बार क्या तीर मार लेगा। तो बिलावल ने फिर एक ही तीर से 2 शिकार करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि कोई जेल से निकलने के लिए तो दूसरा जेल जाने से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। तो जो वीकेंड पे ओवरऑल फेस्टिविटी रही है पॉलिटिकल, वो हमने आपके साथ शेयर कर ली, लेकिन इसके ऊपर एनालिसिस लेना बहुत जरूरी है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं आमिर हाशिम खाकवानी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग खाकवानी साहब। सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की रिपोर्ट के हवाले से, और जो हमारे पब्लिक सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं, कहा यह जाता है कि ये आवाम की खिदमत के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है और आम तासुर जो ये रहता है कि सियासतदान खासे करप्ट होते हैं। यहाँ पे तो तीसरे नंबर पर अदलिया का नंबर आ रहा है सर जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे तो हमारे यहाँ खैर से अब क्या कहा जाए, सियासतदान भी करप्ट है। और आपने देखा ना, आपने जो बाकी जो इदारे गिनवाए हैं 4थे और 5वें नंबर पे, तालीम और सेहत का। जी 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 जी। अच्छा, अब तालीम में और सेहत में वो भी इतने ही अहम यानी महकमे है, सोशल सेक्टर है, खौफनाक है। अच्छा, और ये अमूमी इस हवाले से कोई 10 साल पहले 15 साल पहले निकाल दिया तब भी यही हाल है, यही हाल कम बेश यही हाल होगा। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ ना सिर्फ अदारे करप्ट है, बल्कि करप्शन को कम करने की, करप्शन रोकने की कोई कोशिश ही नहीं हो रही। और अब तो बल्कि आप देखें, अब तो हमारी बहुत सी सियासी जमातें हैं, खासतौर पर जिससे मुस्लिम लीग नून और पीए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर-ए-फहरिस्त है, वो तो करप्शन का नाम ही नहीं लेती। मतलब मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि चलो जी, आप करप्शन आपने चलो एहतसाब का या पीटीए का नारा उन्होंने दर्ज किया, आप चलो एक जबानी कलामी बात तो करें, लेकिन ये जबानी कलामी बात नहीं की जाती भी करप्शन कम की जाएगी। देखिए, करप्शन हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक इशू है। मेरे ख्याल नंबर 1 यहाँ पे मसला यही है, क्योंकि करप्शन करप्शन हमारे यहाँ बहुत बड़ा इशू है। ये सिर्फ सियासतदानों के करप्शन हमारे यहाँ बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि इतने इदारे मैंने जो आपको गिनवाए, इनमें से किसी एक का केस भी नैब में नहीं चल रहा। आप ठीक कह रहे हैं। असल में नैब के लिए इन्होंने क्राइटेरिया बनाया था एक खास सर्टेन लेवल से ज्यादा की करप्शन की, यानी अगर 50 करोड़ का या कोई खास। सर जी, वो तो अब आकर पास हुआ है ना खाकवानी साहब, पिछले साल की बात हो रही है। नैब तो एक तवील अरसे से कायम इदारा है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ करप्शन के लिए सिर्फ नैब नहीं है ना, हमारे यहाँ एक महकमा एंटी करप्शन। खाकवानी साहब की आवाज़ जो है वो इस वक्त डिस्टॉर्शन है, और उनका जो स्काइप है वो शायद हैंग हो चुके हैं। दोबारा उनके साथ कॉन्वर्सेशन करेंगे। टेक्निकल इश्यूज हैं, डेफिनेटली हो जाते हैं। अब तो दुनिया इतनी बाशऊर हो चुकी है, स्पेशली अगर मैं पाकिस्तानियों के हवाले से बात करूं तो उन्हें भी मीडिया का और मीडिया की टेक्निकलिटीज़ का तक इदराक हो चुका है कि वो भी समझ जाते हैं कि क्या चीज़ क्या है और ये किस तरीके से ऑपरेट होती है। बहरहाल ये शऊर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पर हम हर घर में यूट्यूब चैनल बनता हुआ देख रहे हैं, वहाँ पर लोगों के अंदर सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से खासी हद तक अवेयरनेस जो है वो पैदा हो चुकी है। तो वी जस्ट होप कि हमारे व्यूअर्स इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। बट बहरहाल इससे पहले जो डिस्कशन हो रही थी हमारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से, उस पर मैं यही कहूँगी कि बहुत से ऐसे इदारे हैं कि जिसके बारे में कहा यह जाता है कि ये हमारे खिदमत गुजार जो है वो इदारे हैं, और इनसे हमारी एक अलग ही उनसियत वाबस्ता होती है इस कैपेसिटी में कि हम चाहते हैं कि अगर हमारा केस या हमारा कोई मामला हम इस इदारे में लेकर जाएं तो वो हल की जानिब हमें बढ़ता हुआ नजर आए। शायद एक यही वजह है कि पुलिस और एक आम शहरी के दरमियान का जो रिश्ता है वो आज तक फूल और फल नहीं सका, क्योंकि हम जब भी देखते हैं हमें सड़क पर कोई ना कोई पुलिस या कोई हवलदार या कोई कांस्टेबल नजर आता है तो हम लोग बच बचाकर निकलने की कोशिश करते हैं। बट एनीवेज, खाकवानी साहब एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। खाकवानी साहब प्लीज कंटिन्यू। जी, मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ अदलिया में खासतौर पे करप्शन खत्म करने के लिए अदलिया को ही कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो नैब के दायराकार में भी नहीं है, नैब के दायराकार से आउट है, और एंटी करप्शन वालों की भी कोई मजाल नहीं है कि वो जजेस पे हाथ डाल सके।
हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, लेकिन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल भी माजी में बहुत इनएक्टिव रही है। अभी जो चीफ जस्टिस कादिक फाइज़ है उन्होंने उसको एक्टिव किया, लेकिन जो लोअर जुडिशरी जिसे हम कहते हैं ना, सिविल जजों की या सेशन कोर्ट्स की शिकायतें वहां बहुत ज्यादा हैं। और उसमें होता भी है कुछ जजेस को हटाया भी जाता है, और जजेस के अलावा भी ये जो वहां पे अदालतों का जो इंतजामी अमला है ना, रीडर हजरात हैं, अहलमत हजरात हैं, वो बहुत ज्यादा करप्शन है। मेरा ख्याल है जुडिशरी को खुद इस बारे में कोई मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, क्योंकि अदलिया से अदलिया का इसलिए जरूरी है कि लोग वहाँ रिलीव लेने के लिए जाते हैं, इंसाफ के लिए जाते हैं। पहले ही जुल्म के हाथों परेशान होते हैं, उनके साथ नाइंसाफी हो रही होती है, ज्यादती हो रही होती है, तो जहाँ जाते हैं इंसाफ लेने की खातिर, इंसाफ भी आपको पता है बहुत महंगा है, यानी उनमें वकीलों की फीसेज हैं और सब चीजें, तो वहां पे करप्शन हो तो बहुत ज्यादती है। तो यही मामला पुलिस का है, तो यही मामला पॉलिटिशियंस का है, तो ये इंटरलिंक चीजें हैं। कहीं ना कहीं पर हमें इस पे एक यानी कभी तो ये खत्म होना चाहिए ना, या खत्म होने की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। बट ऐसे में वही बात आती है कि लेजिस्लेशन होनी चाहिए इदारों में, जिसके बाद ही कुछ इस किस्म के जो है वो फैसले लिए जा सके। अच्छा सर, एक और केस है अल-अज़ीज़िया रेफरेंस केस, सर मैं उस पर आपसे बात करना चाह रही हूँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब के हवाले से उन्हें और उनकी जो क्या कहते हैं दीगर सीनियर लीडरशिप है पार्टी की, वो इस शशोपंज में मुब्तला है कि अगर अल-अज़ीज़िया केस जो है वो मेरिट पर सुन लिया जाएगा तो उनके लिए आगे चलकर बड़ी परेशानी हो सकती है, और हो सकता है कि आम इंतखाबात पर भी जो है ये असरअंदाज हो जाए, क्योंकि उनकी सजा मुअत्तल है लेकिन इस केस में उनकी नाअहली बरकरार है। अब जो ये वाला एक फैक्टर आ रहा है ना कि अगर केस मेरिट पर सुन लिया जाए, मतलब कहीं ना कहीं हमारे यहाँ इस बात को हम एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अदालतों में केसेस जो है वो मेरिट के बगैर भी सुने जाते हैं। नहीं, वो जब हम ये बात करते हैं ना कि जजेस का अदालतों में केसेस का मेरिट पर सुनना, वो असल में ये होता है कि मेरिट पर सुनना मुराद है कि अब उसके जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स पे बात हो। बाद रिलीव इतने साल हो गए हैं कि इतने सालों से केस चल रहा है, एक बंदा मुल्क से बाहर था या ये था, उस बुनियाद पे उसके बजाय जब कोर्ट से अदालतें ये कहती है कि आप मेरिट पे बात करें, इट मींस कि सॉलिड पॉइंट्स पे बात करें, लॉ पॉइंट्स पे बात करें। उसका मतलब ये नहीं है कि भाई, यानी ऐसा नहीं है कि केस मेरिट के अलावा सुना जाता हो। जब हम कहते हैं ना केस मेरिट पे सुना जाएगा, इट मींस कि आपके जो सॉलिड पॉइंट्स पे बात करें, किसी और बुनियाद पर रिलीव ना ले, किसी और बुनियाद पर रिलीव ना ले कि भाई ये बीमार हैं या मुल्क से बाहर रहे, इतने सालों से केस चल रहा है इसलिए रिलीव दे दें, इस बुनियाद पर नहीं। आप केस के फैक्ट्स पे बात करें, उसका मेरिट से मुराद ये होती है। तो मेरा ख्याल है देखिए अभी तक जो हो रहा है, मियां साहब को रिलीफ मिल रही है, बिल्कुल वो ऐसा लग रहा है जिस तरह उस सिस्टम की ब्लू आइड बॉय हो। तो उम्मीद करनी चाहिए कि मियां साहब को आगे भी रिलीफ मिलेगा। सर हमने क्या उम्मीद करनी है, ये तो पार्टी ने उम्मीद करनी है। लेकिन एक जो बयानिया था जिसको लेकर खासे शहबाज शरीफ परेशान हो गए और उस बयानिया को रोकने के लिए वो हंगामी बुनियादों पर लंदन रवाना हुए, अब उसी बयानिया को नवाज शरीफ एक बार फिर से वेलकम करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। बार बार कह रहे हैं कि एहतसाब करना बुरी बात नहीं, मगर वो हकीकी होना चाहिए। उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ से एहतसाब की कोशिश की थी, लेकिन फिर देखा आपने और हमने के बाद कहां से कहां तक गई और उनको क्या क्या भुगतना पड़ा। तो आपको क्या लगता है जो एहतसाब की बातें वो कर रहे हैं, मतलब क्या हो सकता है आने वाले दिनों में उनके लिए? देखें, मियां साहब का प्रॉब्लम ये है, आवाम का मूड और है, लोग एग्रेसिव हैं, लोगों का मूड बिल्कुल और है। जब वो लोगों से मिलते हैं, अब देखें ना मियां साहब ये हो रहा है कि अब उनसे कैंडिडेट मिल रहे हैं आके मुख्तलिफ जगहों से, फैसलाबाद से, फलां से। जब लोग मिलते हैं और जमीनी हकायक बताते हैं तो मियां साहब को एक खास बयानिया बनाना पड़ रहा है। जो मियां साहब का जो एक मफामत वाला बयानिया है या एक प्रो सिस्टम, बहुत एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट बयानिया है, वो आवाम में नहीं चल रहा ना। तो मियां साहब को मजबूरन ऐसी बातें करनी पड़ रही हैं। और आप देखें बिलावल भुट्टो की, अभी आपने बिलावल भुट्टो के बयान सुनाए थे। अब मैं बताऊं इस पे, आप बड़ी सी बड़ी पाकिस्तान में शर्त लगाना, बेट लगाना ज़ाहिर इलीगल है, तो मैं भी उस सेंस पे बात नहीं कर रहा, लेकिन आप बड़ी सी बड़ी शर्त लगा सकते हैं इस बात पे, इलेक्शन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की मखलूत हुकूमत बनेगी, जो नजर आ रही है सब। अच्छा। और उसमें बिलावल भुट्टो खुद भी मिनिस्ट्री लेके बैठे हो, लेकिन ये अभी वो सारे उनके बयान, और अभी चंद माह पहले तक तो वजीर थे ना, शहबाज शरीफ की कैबिनेट में वजीर थे ना, वो नून लीग के साथ थे ना। 16 महीने पूरी हुकूमत चलाई है, 16 महीनों में एक भी बयान उन्होंने नहीं दिया हुकूमत से अदम इत्मीनान का। 16 महीनों में वर्स्ट कारकर्दगी रही है, बदतरीन कारकर्दगी रही है, और बिलावल भुट्टो मस्त रहे हैं, उन्होंने बेशुमार
अच्छा, एक क्विकली कमेंट दे दीजिए मुझे मुख्तसर सा कि आपने नवाज शरीफ साहब की तो हवाले से कहा है कि उनके बयानिया तो उन्हें बनाना पड़ेगा, उन्होंने अवाम में जाना है, तो आपको लगता है जो बिलावल बयानिया गढ़ रहे हैं उन्हें उसमें मकबूलियत मिलेगी या नहीं मिलेगी, या वो बस मतलब के मामलात के साथ बहती हवा में बह जाएगा? देखिए, मीडिया में कवरेज ले रहे हैं, मीडिया में कवरेज, लेकिन बात यह है बिलावल को असल बात करनी है परफॉर्मेंस की। आप देखिए 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हुक्मरान है ना, तो बिलावल भुट्टो के पास अपनी कारकर्दगी पे बात करें ना, अपनी कारकर्दगी क्यों नहीं गिनवा रहे? 15 सालों में उन्होंने क्या किया, उनको बताना चाहिए ना कि हमने तो वहां पे सूबे को फलाई रियासत बना, फलाई बिल को सुबह बना दी है हमने अपने शहरों में कराची को और जगहों को अपने पास संवार दी है, कराची को अपने जन्नत बना दी है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर कर दी है, सफाई के मामला, सेहत के मामला, तालीम के मामला, सूबे के ये सारे सूबाई मामला है ना। क्या कराची का जो सिंध का तालीमी निजाम बेहतर हो गया है, वहाँ सेहत की फैसिलिटी बेहतर हो गई है, वहाँ सफाई की, लॉ एंड ऑर्डर की, सारे सूबाई महकमे है ना, तो बिलावल के पास अपने लिए कहने कुछ है ही नहीं। ठीक है, आपको लग रहा है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के पास अपने हवाले से कुछ कहने के लिए नहीं है, इसलिए वो अपने मुखालिफिन पर तनकीद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हाशिम हाकमानी साहब अपना वक्त देने के लिए। लेकिन जो सवालात आपने उठाए हैं ना कि ऐसा क्यों है, इस क्यों का जवाब हम ब्रेक के बाद वापस आकर लेंगे, क्योंकि एक बड़ी ही प्यारी शख्सियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करेंगे इससे कुछ देर बाद, तो उनसे जानेंगे कि बिलावल आजकल इस किस्म के बयानात देते हुए क्यों नजर आ रहे हैं, जबकि वो खुद वजारत खारजा का ओहदा इंजॉय कर चुके हैं पीडीएम की 16 माह की हुकूमत में, कि जिसमें नून लीग के शहबाज शरीफ उस वक्त के वज़ीर आज़म थे। स्टे ट्यून्ड, सी यू पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन जनाब, आप देख रहे हो पाकिस्तान। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने जहां पर अपनी गुफ्तगू को ब्रेक दी थी, वो बात हो रही थी वहां पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के हवाले से कि ऐसा क्या हो गया कि 16 माह में तो वो हमें इतने एग्रेसिव नजर नहीं आए, लेकिन अब जो ही आम इंतखाबात करीब आ रहे हैं तो वो पार्टी कि जिसके साथ मिलकर उन्होंने 16 माह की हुकूमत बनाई, अब उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। अच्छा, ये सवाल मेरे नहीं थे कि जो हमारे साथ तज्ज़ियाकार हाशिम हाकमानी साहब थे ना, उनकी तरफ से उठाए गए थे। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा में ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग शर्मिला साहिबा, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, वालेकुम अस्सलाम। शर्मिला साहिबा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एक पिछले 2-3 हफ्तों से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं बाबे बूढ़ों की सियासत को। एक तो क्वेश्चन मार्क ये, दूसरा ये कि अब उनके हवाले से जो लोग हैं वो ये बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, स्पेशली तज्जियाकारों के हवाले से, मुतल्लिका हलकों के हवाले से बात करूं तो वही कह रहे हैं कि अपनी कारकर्दगी चूंकि दिखाने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए मुखालिफिन पर तनकीद की जा रही है। ऐसा क्यों है, क्या वजह है कि वो इतने एग्रेसिवनेस शो कर रहे हैं, जबकि ज़रदारी साहब जो है वो काउंटर स्ट्रेटेजी पर रहते हैं? जी शुक्रिया जरिया। देखिए, बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वाहिद सियासी जमात हैं जो वाकतन अवाम के अंदर जा रहे हैं। जो एक इलेक्शन का प्रोसेस होता है, जलसे करना, कन्वेंशन करना, अवाम से घुलना मिलना, अपनी आगे की जो प्लान्स हैं, मैनिफेस्टो में जो हमने काम करना है, जो हमारे आगे के फ्यूचर, हमारे जो तमाम प्लान्स हैं उनको बताना और अवाम तक अपनी आवाज पहुंचाना। बाकी कोई जमात आपको नजर नहीं आएगी, कोई भी, PMLN ले लें, ANP ले लें, MQM ले लें, दीगर जमातें ले लें, इनमें से कोई भी आवाम से राब्ता नहीं कर रही है। तरीकेकार तो इलेक्शन में जाने का यही होता है ना कि आप आवाम के अंदर जाएं और अपनी बात को पहुंचाएं। हम आवाम में जा रहे हैं, अपनी बात भी कर रहे हैं कि हमारे आगे के क्या प्लान्स हैं, हम किस तरीके से आवाम की खिदमत करेंगे, और उसके साथ साथ जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, जो हकाइक हैं, जो माजी में जिस तरीके से हुकूमतें हुई, जिस तरीके से जो तर्ज सियासत रही है और जिस तरीके से एक जमात को लाडला बना के पेश किया जा रहा है, तो हम वो भी शिकायत कर रहे हैं। हमारा हक है कि हम आवाम तक अपनी बात पहुंचाएं, अपनी शिकायत भी पहुंचाएं और बताएं कि जी हो क्या रहा है, कि एक बार फिर सिलेक्शन होने की कोशिश की जा रही है। तो जहाँ तक कारकर्दगी का ताल्लुक है, सिंध के अंदर आप देखें कि जो कारकर्दगी हमारी है, किसी और सूबे के अंदर ऐसी कारकर्दगी नहीं है। थारकोल हमारा CPEC हमारा प्रोजेक्ट है, सेहत के हवाले से जो अस्पतालों के अंदर काम किया गया है वो हमने करके दिखाया है। फिर आप देखिए कि सैलाब ज़दगान के हवाले से जो 21 लाख घर बना के दिए जा रहे हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी ने ही ये बेड़ा उठाया ना, कोई और जमात तो नहीं है जो ये काम कर सकती है। तो जब हम बात करते हैं रोटी कपड़ा मकान की, तो हकीकतन पीपल्स पार्टी उसको अमली तौर पे काम करके दिखाती है। तो ये जो नाकदीन है और जिस नाकदीन की आप बात कर रही, मुझे लगता है ये PMLN के ही लोग हैं जो ये अपनी
ये जो इनके पर जो अब ये टैग लग चुका है लाडले का, क्योंकि अवाम के लाडले नहीं है, ये एस्टैब्लिशमेंट के लाडले हैं, तो अब इनको ये बात पसंद नहीं आ रही, क्योंकि सुनना नहीं चाहते ना। ये तो दिखाना ये चाहते हैं कि हम इलेक्शन लड़ के आगे आएंगे और हम बहुत हमारी बड़ी कारकर्दगी है। अगर ऐसी कारकर्दगी होती तो अवाम में जाते, जलसे जुलूस करते, कन्वेंशन करते, अवाम तक बात पहुंचाते, लेकिन आपको वहां पर इस किस्म की कोई एक्टिविटी नजर नहीं आएगी। सही। अच्छा, मुझे क्या बताइएगा कि क्या वाकई आपकी भी जमात को इस बात का दराक हो चुका है कि अगले जो वज़ीर आज़म हैं वो नवाज शरीफ साहब ही हैं? यही वजह है कि थोड़े से हमें एग्रेसिव नजर आते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अक्सर जलसों में बात करते हुए उनके खिलाफ। और उस पर मैंने खुर्रम दस्तगीर साहब का भी यहाँ पे कॉमेंट ऐड करना चाहूंगी। वो एक जगह पर इंटरव्यू दे रहे थे तो वो यही कह रहे थे कि बिलावल साहब कुछ भी कहते रहे, हम बदले में जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। ये उनका है मामला कि अगर वो क्रिटिसाइज हमें करना चाहते हैं और हमारे खिलाफ बात करना चाहते हैं तो जरियाब जवाब है नहीं ना, क्योंकि जमीनी हकायक तो यही बता रहे हैं कि जिस तरीके से गवर्नर हाउस के अंदर इजलास हो रहे हैं PMLN के, जिस तरीके से सजाएं मुअत्तल हो रही हैं, जिस तरीके से स्टेट प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, ये किसी और को तो नहीं दिया जा रहा है। जवाब होगा तो देंगे ना, जाहिर बात है इनके लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है, क्योंकि जब ये सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और आवाम के वोटों को अहमियत नहीं दे रहे हैं, बैलेट पर डाका पर डालने की कोशिश की जा रही है, तो जाहिर बात है ये ऐसा मामला है जो किसी के लिए भी पसंदीदगी का नहीं होता है। अच्छा शर्मिला साहब, एक सवाल मैं आपसे ये भी लेना चाह रही हूँ कि जैसे भी आपने खुद भी अपने गुफ्तगू में कहा ना कि आप लोगों ने सिंध में बहुत ज्यादा काम किया और कुछ कामों की विटनेस मैं इसलिए हासिल भी हूँ कि बहुत सारे मीडिया डेलीगेशंस भी गए थरकोल पावर प्रोजेक्ट को विजिट करने के लिए, NIC वीडियो को देखने के लिए, और इसके अलावा भी आप लोगों के बहुत सारे मैंग्रोव फॉरेस्ट, बहुत सारे ऐसे जगह हैं कि जहां पर मीडिया को बाकायदा ले जाकर विजिट भी करवाया गया। लेकिन क्या वजह है कि उन चीजों को भी इस हद तक प्रोजेक्शन नहीं मिल पा रही है, मीडिया तक वो मैसेज क्लियर नहीं हो पा रहा, कन्वे नहीं हो पा रहा कि इस वक्त सिंध में पीपल्स पार्टी ने कितनी खिदमत की है? और क्या आपको नहीं लगता कि सूबे की सियासत से बढ़कर अब आप लोगों को वफाक की सियासत की तरफ आना होगा, या बहुत देर हो गई है? देखिए जी, सिंध के अंदर जो काम किया है वो सबके सामने, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। कराची में हमें कहा जाता था कि जी बल्दियाती इंतखाबात लड़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि पीपल्स पार्टी के वोट ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मेयर आज यहाँ पर है। कराची में एक शिकायत थी जो बिल्कुल बजा थी कि जी कराची में ट्रांसपोर्ट के निजाम में पीपल्स पार्टी उस तरीके से काम नहीं किया, लेकिन वो भी हम रेड बसेस ले आए, खवातीन के लिए अलग बसेस ले आए। सिंध के अंदर जो अस्पतालों का जो नेटवर्क है, NICVD को ले लें, गम्बट इंस्टीट्यूट को ले लें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ को ले लें, ये तमाम चीजें हैं। एक आम आदमी को क्या चाहिए होती है? सेहत की सहूलियात चाहिए होती हैं, अच्छी तालीम चाहिए होती है। और सेहत के हवाले से आप देखें कि इस वक्त जो सिंध के अंदर काम हुआ किसी और सूबे में नहीं हुआ। बलूचिस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं, फिर जब रोटी और कपड़ा मकान की हम बात करते हैं तो मकान सैलाब रमजान के हम बना के दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक काम है पीपल्स पार्टी का, और पाकिस्तान की तरह का सबसे बड़ा तामीराती प्रोग्राम है। ये तमाम चीजें हैं। हर कोल बीवी शहीद साहिबा ने उसको इनॉग्रेट किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान को वो बिजली फराम कर रहे हैं। CPEC के ऊपर हमने काम किया है। 18वीं तरमीम हमारे क्रेडिट में जाती है। CPEC के हवाले से तो नून लीग कहते हैं कि वो हमारा मामला है, आप लोग तो भी क्रेडिट ले जाते हैं। कहने को तो वो ये कहते हैं कि हमने इस पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, लेकिन हम जानते हैं कि भुट्टो शहीद ने अपनी जान का नजराना देके इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया है। अगर आपने धमाका कर दिया आगे आके तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो तामीराती प्रोग्राम कर। इसके लिए बड़े ऐसे लीडर बड़े कम पैदा होते हैं जो आते हैं और खिदमत करते हैं और अपनी जान की परवाह किए बगैर अवाम की खिदमत के लिए कुर्बान हो जाते हैं। सही। अच्छा, हमने देखा है कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो नौजवानों की सियासत करना चाह रहे हैं, जबकि पार्टी अभी भी रिवायती सियासत को जरा ज़्यादा प्रमोट कर रही है। आपको नहीं लगता कि एक यंग लीडरशिप को उसी ही तरीके से जो है उसी मूड में लेकर चलना चाहिए पार्टी को, जिसमें यूथ में हद से ज़्यादा उसे पज़िराई मिले? क्योंकि एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि ऐसी शख्सियत को हमारी यूथ ने अपना लीडर मान लिया है जो कि 70-72 साल की एक शख्सियत है, ठीक है, जो कि सपानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लेकिन दूसरी तरफ हमें बिलावल जैसे नौजवान नजर आते हैं कि जो कि चलकर भी ये बयानिया जो है वो उस तरीके से जनरेट नहीं कर पा रहे, उस चीज को इंपोज नहीं कर पा रहे। वहां पे क्या फेलियर नजर आ रहा है आपको? लेकिन जी बात ये है कि जो 70 साला सियासत है, उस 70 साला सियासत के अंदर क्या रहा? सियासी इंतकामी कार्रवाइयां रही और एक दूसरे के ऊपर पॉलिटिकल मड स्लिंगिंग रही।
तो इसमें आप देखें कि वो जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हैं कि हमें 70 सारा सियासत को हमें तर्क करना चाहिए, तो यही है नफरत की सियासत, गाली गलोच की सियासत, एक दूसरे के सियासी मुखालफिन को जेलों में डालने की सियासत खत्म होनी चाहिए। आगे की जानिब देखें, मिल के साथ चलें। और वो नौजवान लीडर हैं, वो यूथ को मुतवज्जा करते हैं, यूथ को अट्रैक्ट करते हैं, नए लोगों को चांस मिलना चाहिए, ऐसे लोगों को जो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन लेकर आए, जो आवाम को उम्मीद दें और उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरें। इमरान खान ने भी आवाम को उम्मीद दी थी, लेकिन वो उम्मीदों पे नहीं उतर सके, कौम को मायूस किया उन्होंने, तो सामने लेकर आए। देखें ना, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो नौजवान लीडर हैं जो आवाम में जा रहे हैं। ही इज गोइंग डायरेक्टली इनटू द पब्लिक। और इलेक्शन का तरीकेकार ही होता है, ड्राइंग रूम में सियासत नहीं होती बैठ के, और ड्राइंग रूम से इलेक्शन नहीं लड़े जाते हैं। ठीक, आपने कहा ना कि अवाम के दरमियान जाना पड़ेगा, अवाम के दरमियान सियासत करना पड़ेगी, और आपने कहा कि चांस मिलना चाहिए। आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ जो सियासत हो रही है वहां पर चांस मिलता नहीं है, चांस दिया जाता है तब जाकर आप हुकूमत बनाते हैं? देखिए जी, ये अनफॉर्चुनेट बात है। होना तो ये चाहिए कि इस मुल्क में शफाफ, मुनसिफाना, आज़ाद इलेक्शंस हो, आवाम के वोट को तरजीह दी जाए, बैलेट को तरजीह दी जाए, वोट को इज्जत दी जाए, जो आवाम जिसको चुनती है उन लीडरान को सामने आने देना चाहिए, ताकि वो पार्लियामान में। देखिए बेचैनी होगी अगर आप सिलेक्शन की तरफ जाते हैं, बैलेट पे डाका डालते हैं, तो बेचैनी होती है, और हुई है माजी के अंदर। IGI बनाई, मुस्तकबिल में उम्मीद कर रही हैं आप इस सिलेक्शन की? देखिए उम्मीद तो हमें यही है, कोशिश भी हमारी यही है, और आवाम में जाने का हमारा मकसद और मतलब भी यही है कि आवाम के वोट को इज्जत दी जाए। हम आवाम के लाडले बनना चाहते हैं। हम समझते हैं कि हम आवाम में जाएंगे तो आवाम भरपूर तरीके से सामने आएगी, वोट दें। हम चाहते हैं कि लोग इलेक्शन में जाएं, वोट करें और अपने हकीकी नुमाइंदों को चुनें। लेकिन एक तरफ कोशिश ये भी हो रही है कि जी सिलेक्शन की जाए, दोबारा से बैलेट पे डाका डाला जाए, तो उम्मीद है कि इस मुल्क की नौजवान कौम जो है वो उस पर डाका नहीं पड़ने देगी। ठीक है, तो आम इंतखाबात से पहले ही एक शिकवा जो अभी भी इलेक्शन कमीशन से किया जा रहा है, और यूं लग रहा है, तासुर आ रहा है कि शायद एक बार फिर से सिलेक्शन का अमल जो है वो दोहराया जाएगा और अवाम के मैंडेट पर डाका डाला जाएगा। शफाफ इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया आपका रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे शामिल गुफ्तगू थी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने जाना नहीं है, देखते रहिए न्यूज़ पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन, यू वाचिंग न्यू पाकिस्तान। और अभी एक अहम खबर है आपके लिए। ये खबर है इस्लामाबाद से, जहां पर इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत इस्लामाबाद ने साबिक चेयरमैन PTI की 3 मुकदमात और शाह महमूद कुरैशी की 2 केसेस में जमानत को मंजूर कर लिया है। अदालत ने 30,000 मचलकों के एवज ये जमानतें जो हैं वो मंजूर की हैं। नैब की जमानतें खारिज करने की इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। तो ये अहम अपडेट जिसके हवाले से हम आपको आगाह कर रहे हैं, इसी पर हमारे नुमाइंदे ज़िशान सैयद मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। ज़िशान, यूं तो हमने देखा है कि एक सेंचुरी स्कोर हो चुकी है साबिक चेयरमैन PTI के हवाले से मुकदमात के सिलसिले में। ये जो 2-3 जमानतें मिल भी गई हैं, कोई खासा रिलीफ मिल भी पाएगा या नहीं? देखिए, ये जो मुकदमात है ये इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के मुकदमात है जो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में CTD के जो इंक्वायरी है वो दफात शामिल की गए थे, और अब उस पर एक दफा पहले ये जमानतें खारिज हो चुकी थी। ताहम फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमांड बैक करके उनको दोबारा सुनने के अहकाम जारी कर दिए थे, और आज उस पर समाअत हो गई। बानी चेयरमैन जो है वो उनके 3 मुकदमात थे, जबकि शाह महमूद कुरैशी के 2 मुकदमात में इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जमानत मंजूर कर ली और 30,000 मचलकों की ये जमानत मंजूर कर ली गई है। जबकि अदालत के जब प्रोसिक्यूटर को बताया गया कि ये जो जमानती है ये ऑर्डिनरी रिलीफ है, इसको मुस्तरद किया जाए, खारिज किया जाए। ताहम अदालत ने कहा कि इस केस के जो शरीक मुल्जिमान है उनकी जमानती हो चुके हैं, लिहाजा इन दोनों की भी जो 5 मुकदमात है 5 के 5 मुकदमात में जमानत मंजूर कर ली गई। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका ज़िशान सैयद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जी तो जनाब, बात कर लेते हैं अपनी अंडर 19 एशिया कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान के भारत को शिकस्त देने वाले उस टीम की कि जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और भारत को चारों शाने चित कर दिया। पाकिस्तान ने दिए गए हदफ 260 रन के हदफ को 3 ओवर्स पहले ही पूरा करके रवायती हरीफ भारत को जो है वो विकेटों से शिकस्त दे दी। और फिर दुबई क्रिकेट स्टेडियम खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तानी जो हमारे बैटर हैं अजान ओवैस, उन्होंने
105 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेलकर जीत में अहम किरदार अदा किया, जबकि ओपनर जो है शाहजेब खान, उनके 63 और साद बेग की इनिंग्स ने हदफ को और आसान बना दिया। साद बेग भी नाकाबिल शिकस्त रहे और यूं पाकिस्तानी बल्लेबाजों के सामने भारतीय बॉलर्स की एक नहीं चली। इससे पहले भारत ने पहले ही बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 259 रन बनाए थे। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया में मौजूद पाकिस्तानी टीम के स्पिनर इब्रार अहमद के अनफिट होने के बारे में बताया जा रहा था। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक की है कि लेग स्पिनर इब्रार अहमद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर नहीं हुए हैं और बोर्ड ने यह भी बताया है कि प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ 4 रोजा मैच में दाएं घुटने में तकलीफ के बाइस मैदान से बाहर जाना पड़ा था। मेडिकल टीम जो है वो स्पिनर का मेडिकल टीम ने मुआयना किया है और फिर उसके बाद हमने देखा कि उनका MRI, उनका CT स्कैन भी करवाया गया और इब्रार अहमद जो है वो मेडिकल टीम की निगरानी जो है उनकी उसमें जारी है, लेकिन वो टेस्ट सीरीज से बाहर नहीं हुए हैं। तो ये इस वक्त जो हम देख रहे हैं हमारी अंडर 19 बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि ये हमारे वही अंडर 19 है जिसमें से हमारे मुस्तकबिल के जो प्लेयर्स हैं वो कौमी क्रिकेट टीम का हिस्सा बनेंगे। तो जिसमें चंद एक नाम तो मैंने भी आप लोगों के साथ शेयर भी किए हैं, जिसमें अजान जो है वो सरे फहरिस्त हैं और फिर साद का नाम भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो वी जस्ट होप कि हमारे यहाँ अच्छे बैट्समैन की, हमें अच्छे बैटर्स की बहुत जरूरत है, क्योंकि वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि हमारी ओपनिंग जो पार्टनरशिप है वो हमें उस तरीके से जानदार नजर नहीं आती। कहीं ना कहीं वहां पर हमें हमारे मुखालिफिन को अर्ली ऑन विकेट मिल जाती है। तो उस ओपनिंग शराकतदारी को, उस ओपनिंग पार्टनरशिप को किस तरीके से हम लोग मुस्तहकम रख सकते हैं, किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, उसका तो जो हमने फैसला करना है वो हमने अपने मुस्तकबिल में इन्हीं टीमों के साथ करना है कि जहां पर हमारे पास ये बच्चे जो हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो गुड लक टू ऑल ऑफ यू कि आगे भी आने वाले जितने मैचेस हैं वो आप अच्छे से अच्छे अंदाज में परफॉर्म करते हुए हमें नजर आए, ताकि वो जो एक मायूसी की जो कैफियत है ना कि हमारे पास बेंच पे स्ट्रेंथ मौजूद नहीं होती, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमारे पास अच्छे स्पिनर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो मुझे आगे चलकर ये तकलीफें आसानी में बदलने वाली हैं। तो मेरी भी तकलीफ आसानी में बदलने वाली, क्योंकि जब आपके साथ को होस्ट होता है ना तो प्रोग्राम का मोमेंटम कुछ और होता है, और जब आप सोलो होते हैं तो उसकी सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर होती है। तो छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, मैं भी, आप लोग भी एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मैं चाय एंजॉय करती हूँ, आप लोग जाके जरा अपनी पसंद का नाश्ता कीजिए, वापस आएंगे। स्टे ट्यून, न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन, आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। और जनाब कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ हैं और एक नहीं दो हैं और है भी एक ही शख्सियत से मुतालिक, तो वो आपके साथ ज़रा शेयर कर लेते हैं। और ख़बर कुछ ऐसे है कि जो बुशरा बीबी हैं उनके हवाले से आज नैब रावलपिंडी में केस की समाअत होनी है, तो आज उनकी नैब रावलपिंडी में तलबी है। नैब की जानिब से बुशरा बीबी को तोशा खाना केस में तहकीकात के लिए 10 बजे तलब किया गया है और नैब सिमन में कहा गया है कि वो तोशा खाना से लिए गए तहाइफ भी अपने साथ लेकर आए। तो जनाब जो तोशा खाना केस में उनको तलबी आज हुई है, उस सिलसिले में नैब की जानिब से अपने समन में ये अहकामात भी जारी किए गए कि जब भी वो अदालत पेशी के लिए आए तो अपने साथ वो तहाइफ जरूर लेकर आए। उस्मान राना हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा, 10 तो बज चुके, क्या बुशरा बीबी अदालत पहुंच रही हैं या उनके आने के हवाले से कोई इत्तला मौसूल हुई कि कुछ ही देर में अदालत में मौजूद होंगी? जी बिल्कुल, आज नैब रावलपिंडी ने तोशा खाना तहकीकात जो इंक्वायरी चल रही है नैब ऑफिस में, उस हवाले से बुशरा बीबी को तलब कर रखा था और अपने नोटिस में जो कि समन होता है नैब ने ये लिखा था कि आप अपने जो तहाइफ हैं तोशा खाना से लिए गए वो भी अपने साथ लाएं और ये आखिरी नोटिस जो है आपको आखिरी मौका दिया जा रहा है पेश होने का, तो इस हवाले से आप तहकीकात में शामिल हों। अब तक जो है बुशरा बीबी नैब ऑफिस के बाहर जो है वो नहीं पहुंची, 10 बज चुके हैं और जो उनके वकला हैं उनसे भी रब्ता नहीं हो रहा, उनके तमाम जो नंबर्स हैं वो भी बंद हैं। तो ताहाल जो कि आखिरी मौका दिया गया था नैब रावलपिंडी की जानिब से तहकीकात में,
और अब तक जो बुशरा बीबी हैं वो नहीं पहुंच सकी। अब देखना होगा कि क्या वो आधे घंटे या अगले घंटे में पहुंचती हैं या नहीं पहुंचती, तो इस हवाले से कहना कुछ कबल वक्त होगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपको उस्मान राना, आप हमें अपडेट कर रहे थे। 10 बजे तलबी का वक्त था, लेकिन 10 से ऊपर वक्त हो चुका है। गो के अभी 3 से 4 मिनट हुए हैं, लेकिन मुमकिन है कि हो सकता है पेशी हो जाए। आखिरी मौका अदालत की तरफ से दिया गया था। एक और खबर वो भी बुशरा बीबी के हवाले से ही है, गैर शरई निकाह का केस, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की निकाह के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि वो गवाहान की जानिब से आंखों देखा हाल अदालत के सामने बताया गया। जज कुदरतुल्लाह ने इस्तफसार किया, कहानियां नहीं कानून देखकर बताएं। इस मामले में कानून वाज़ेह है, किसी जजमेंट की जरूरत नहीं। केस की समाअत में वक्फा कर दिया गया है। इस बारे में बात कर लेते हैं ज़ीशान सैयद से। ज़ीशान, बताइएगा केस के हवाले से मजीद के अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, ये साबिक वज़ीर आज़म और उनके अहलिया के गैर शरई निकाह के हवाले से उनके साबिक जो शौहर है बुशरा बीबी खौर फरीद मानिका की दरख्वास्त पर समाअत हुई और इस्लामाबाद की जो खसूसी अदालत है सेकंड सेशन कोर्ट, उन्होंने इस केस में वक्फा कर दिया, क्योंकि दरख्वास्त गुजार अपने वकील के साथ अदालत के सामने पेश हुए और वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि इसमें गवाहान के जो बयानात है वो कलमबंद कराए जा चुके हैं और जो आंखों देखा हाल है वो अदालत के सामने, जिस पर अदालत ने कहा कि कहानियां ना बताए, मुझे कानून वाज़ेह कर दे और किसी जजमेंट की जरूरत इसलिए इस केस में नहीं है क्योंकि इसमें कानून वाज़ेह है। जबकि जो वकील दरख्वास्त गुजार है उनकी जानिब से बताया गया कि इस घर की एक घरेलू खातून मुलाजमा भी है, इम्कान ये है कि ट्रायल में उनको भी अदालत के सामने पेश किया जाएगा। ताहम अदालत ने जो वकील दरख्वास्त गुजार है उनको कहा कि आपका तैयारी के लिए अगर वक्त चाहिए तो मैं दे देता हूँ, आप सोच लेता। हम थोड़ी देर तक समाअत में वक्फा कर दिया गया है। जी ठीक है, थोड़ी देर के लिए समाअत में वक्फा किया गया है। और एक जो नई डेवलपमेंट सामने आ रही है वो ये कि इस घर की मुलाजमा का बयान भी इस केस में कलम बंद किया जा चुका है। जबकि आपको याद होगा इस केस में मुतादिद लोगों के जो बयानात हैं वो कलम बंद किए जा चुके हैं। चलिए जनाब, प्रोग्राम में जो होने वाले डिस्कशन है उसको मजीद कंटिन्यू करते हैं और हमारा ये जो सेगमेंट है वो स्पेशली हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए है। और अगर हम फ़लस्तीन की तरफ जब आंख उठाकर देखते हैं तो मामला जो कि तो हैं बेहतरी की तरफ बढ़ते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे। लेकिन इंतहाई बेहसी का आलम यह है कि एक बार फिर अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में इंसानी बुनियादों पर गजा में फौरी जंगबंदी के लिए पेश की जाने वाली करारदाद को वीटो करके क़याम अमन की एक और कोशिश को नाकाम बना दिया है। दुनिया के तमाम अमन पसंद लोगों के लिए यह खबर इंतहाई मायूस कुन है कि गजा की जंग का दायरा मशरिक़ वुस्ता की दीगर कई ममालिक तक फैल जाने के सबब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की जानिब से आलमी सलामती के लिए खतरात की निशानदही के बावजूद अमरीका खित्ते में जंग के फैलाव का हामी नजर नहीं आता। मुत्तहिदा अरब अमारात की पेश करदा इस करारदाद की सलामती काउंसिल के 15 में से 13 अरकान ने हिमायत की, जबकि बरतानिया वोटिंग में शामिल ही नहीं हुआ। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने सलामती काउंसिल की करारदाद को अमरीका की जानिब से वीटो किए जाने को इसराइली जंगी जुराइम की हिमायत करार दिया, जो कि वो ठीक कह रहे हैं। दूसरी जानिब तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने यह कहा है कि अमरीका ने करारदाद वीटो करके नाइंसाफी की है और सलामती काउंसिल में इस्लाहात जरूरी हैं। पाकिस्तान की जानिब से भी अमरीकी वीटो पर इजहार अफसोस करते हुए कहा गया है कि गजा के महसूर अवाम को दी जाने वाली इज्तमाई सजा जो है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। दूसरी जानिब मशहूर ज़ारा नामी जो ब्रांड है उसने हाल ही में अपनी एक लॉन्चिंग कैंपेन की है अपने कुछ आउटफिट्स को लेकर, जिसमें उसने कई इश्तिहारी मुहिम जो है उसमें एक फ़लस्तीन का जो अहवाल है उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की है, जिसके बाद उसने सोशल मीडिया पर एक नए तनाज़े को जन्म दे दिया है। और यकीन जानिए बॉयकॉट ज़ारा कल के रोज़ सोशल मीडिया पर, स्पेशली अगर हम सोशल मीडिया की वेबसाइट एक्स के हवाले से बात करें तो वहाँ पर खासा ट्रेंड करता हुआ हमें नजर आया, जहाँ पर हमने ये देखा कि मुस्लिम ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने ज़ारा ब्रांड का बॉयकॉट कर दिया है। और पाकिस्तान भी बारहा जो इन्फ्लुएंसर्स है वो इस बात की तायद करते हुए हमें नजर आ रहे हैं कि वो अब आगे चलकर ज़ारा से कुछ नहीं परचेज करेंगे। बहरहाल ऐसे में अमरीकी दारा जो है वो मेक मेनामी को देखा जा सकता है कि जिसके गिर्द कफन में मलबूस पुतले पड़े हैं। ये विजुअल्स भी आप लोग देख रहे हैं और सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से ज़ारा ब्रांड को इसराइली कब्जे में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की मंजर कशी को जो है वो तशहीरी मुहिम के लिए इस्तेमाल करने पर खासा तनकीद का निशाना बनाया गया है। और बायकॉट ज़ारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वक्त ट्रेंड करने लगा है।
तो कोई भी ऐसी कंपनी जो कि इसराइल को इन मामलात में, इस जंग में सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है, इन्वेस्ट करती हुई नजर आ रही है, उसे बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है। हत्ता कि वो ममालिक जो कि यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहाँ के लोग भी इस नस्ल कुशी को बिल्कुल भी ना सराह रहे हैं और बेहद इसे जो है वो नापसंद किया जा रहा है। इंतहाई बारिश रही वीकेंड पर भी बरतानिया में, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर लाखों की तादाद में लोग बाहर निकले और गजा के लोगों से इजहार यकजहती करने के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया, अपने कलम को बुलंद किया। तो जहाँ जहाँ अमन पसंद लोग पाए जाते हैं वो इस वक्त इसराइल की इस हरकतों को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं और सभी की ये कोशिश है कि किसी तरीके से ये जंग रुक जाए। स्पेशली अगर हम मासूमों के हवाले से बात करें, छोटे बच्चों के हवाले से बात करें, तो ये अमल जो है वो रुक जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा अलमिया हमारे यहाँ जन्म ले चुका है। स्पेशली अगर हम अमेरिका के हवाले से भी बात करें कि जिसने अपनी करारदाद को जो है वो वीटो कर लिया, अपनी दरख्वास्त को वीटो कर दिया। वहाँ पर यह है कि ऐसे में अमेरिका, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक ऐसी स्टेट के जिसको हम आलमी ताकत का दर्जा देते हैं, तो इसका मतलब ये कि हर घिनौने काम में अमेरिका अपना साथ ऐसे ममालिक को फ्राहम करता रहेगा कि जहाँ पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होती रहेगी। तो इस तरह से बिग क्वेश्चन मार्क जिस पर जो बाकी अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा को नेक्स्ट टाइम पॉलिसी मेकिंग करते हुए ये बात जो है वो मलहूस खातिर रखना होगी कि इस किस्म के जो मेंबर्स हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, उनके साथ किस तरीके से बर्ताव किया जाए। ये आया कि उन्हें इस फोरम का हिस्सा रखा जाना चाहिए या नहीं रखा जाना चाहिए, या फिर जहाँ कहीं भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही है उन्हें इन मामलात में किस तरीके से जो है उनका वोट लिया जा सके ताकि किसी ना किसी तरीके से तो ये जंग रुके, क्योंकि ये जंग अब फैलती चली जा रही है। इससे सिर्फ एक मुल्क तबाह नहीं हो रहा, सिर्फ फ़लस्तीन के लोग इससे मुतासिर नहीं हो रहे, खित्ते में मौजूद जो इर्द गिर्द के रहने वाले ममालिक हैं, जो पड़ोसी ममालिक हैं, वो भी खासी हद तक मुतासिर हो रहे हैं। वो कंपनीज के जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है अपनी इसराइल में, फिर उनका किसी भी मुल्क से ताल्लुक क्यों ना हो, चाहे वो पाकिस्तान में रहने वाले हैं या पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरे ममालिक में रहने वाले हैं, उन लोगों की भी सरमाया बहुत नुकसान पहुंच रहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून, न्यू पाकिस्तान। जी वेलकम बैक वंस अगेन। जनाब, ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी इसराइल के हवाले से और उस करारदाद के हवाले से जिसमें अमेरिका ने अपना किरदार मनफी में अदा किया है। हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर मंसूर जाफर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जाफर साहब। जाफर साहब, अमेरिका जिसे आलमी ताकत कहा जाता है, लेकिन बदकिस्मती से वो पॉजिटिविटी को प्रमोट करने के बजाय अपना वोट वहां पर दे रहा है कि जहां पे न सिर्फ फलस्तीन का अमन और सुकून तबाह हो रहा है, बल्कि खित्ते में जो रहने वाले आसपास के पड़ोसी ममालिक हैं वो भी अब उस नुकसान के अंदर अपना सुकून खोते नजर आ रहे हैं। ये यकीनन ये अमेरिका का रवैया खासतौर पे उन मुल्कों के आंख खोलने के लिए काफ़ी है कि जो इस वक्त वाशिंगटन को अपना किबला समझते हैं और समझते हैं तमाम मसाइल का हल जो है वो शायद वहीं से होना है। मैं समझता हूँ मसाइल का हल तो आज तक शायद वाशिंगटन से नहीं आया, लेकिन मसाइल का पैदा करने का जो सोर्स है वाशिंगटन और लंदन, यही ममालिक ठहरे हैं, क्योंकि इस वक्त इनका गठजोड़ जो है वो चाहे आलमी सतह पर हो या सफारती या डिप्लोमेटिक अरीना में हो, उसी का नतीजा है कि इस वक्त जो है 20,000 फलस्तीनी जो है वो खून में नहा दिए गए हैं और इससे दुगनी तादाद जो है वो जख्मी है। और इसके साथ साथ खित्ते का और ख़ास तौर पे पूरी दुनिया का अमन जो है वो इस वक्त एट स्टेक लगा हुआ है। और इस वक्त बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है इंसानी हकूक़ की तंजीमों की तरफ से, मुख्तलिफ आलमी इदारों की तरफ से, कि आया कोई ऐसा मैकेनिज्म मौजूद है दुनिया में कि वो इसराइल जैसे जारे मुल्क जिसको अमेरिका और बरतानिया और दीगर सरपरस्ती हासिल है उसका हाथ रोका जा सके। तो मैं समझता हूँ कि आज होने वाला जो UN जनरल असेंबली का इजलास है आखिरी उम्मीद समझी जा सकती है, क्योंकि इस वक्त तक के जितने भी डिप्लोमेटिक चैनल मौजूद थे और जो मौजूद थे, हत्ता के जो मौजूदा सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने 2017 से पहली बार जो आर्टिकल 99 है उसे भी इन्वोक किया और उसके नतीजे में जो इजलास, जो करारदाद पेश की गई सिक्योरिटी काउंसिल में, वो भी किसी तरीके से जो है वो उनके कान पर जूं नहीं रेंगी और अमेरिका ने जो है
वो 13 के मुकाबले में 1 वोट से उसको जो है वो शिकस्त दे दी। अब ये चीजें इस बात का तकाजा करती है कि ये देखा जाए कि ये जो आलमी इदारे हैं इसमें इन्हीं 5 मुल्कों, इन्हीं आलमी ताकतों जो है उन्हीं की मर्जी और मंशा चल रही है, तो फिर इस आलमी इदारे की बिसात एग्जैक्टली जाफर साहब, इसी हवाले से तैयब उर्दवान साहब ने भी बहुत सारे खदशात का इजहार किया है। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि अगर मामलात ऐसे ही रहने हैं तो उसके बाद सलामती काउंसिल में भी और अक़वाम मुत्तहिदा में भी कोई बेहतर पैमाने पर तब्दीलियां होना चाहिए। अगर वो तब्दीलियां होती हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या बेहतर तजावीज़ हो सकती हैं उन तब्दीलियों को लेकर कि पॉलिसी मेकर्स को कुछ इस किस्म की पॉलिसी सामने लेकर आनी चाहिए? देखिए कि इस वक्त जो इंटरनेशनल लॉ और खासतौर पर जो जंगी कवानीन और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, उसके जितने बड़े पैमाने पे इसराइल और अमेरिका जो धज्जियां बखेर रहा है, तो वो इसी बात का तकाजा कर रही है, ये बल्कि ये सजेस्ट कर रही है कि इस दुनिया में कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है। इंटरनेशनल किसी का है जो ताकतवर है, जैसे माजी में कहा जाता था जिसकी लाठी उसकी भैंस, बिल्कुल ऐसा ही है। वो इस वक्त ताकतवर है, उसी के हक में जो है हिमायत में इंटरनेशनल लॉ जो है वो बात करेगा। या इस वक्त ये भी सूरत हाल दिखाई दे रही है कि इंटरनेशनल लॉ मौजूद है लेकिन उसका इतलाक बंदा देखकर, यानी अगर वो अमेरिका है और उसके मफादात हैं तो इंटरनेशनल लॉ बहुत इफेक्टिवली उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन अगर वो कोई मुसलमानों का कॉज है, कश्मीर है, रोहिंग्या है, फलस्तीन है, तो उसके हवाले से जो रवैया हमें इस वक्त मौजूदा नजर आ रहा है यही प्रिवेल करेगा। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि इन पूरे इदारों की जो एक रीवैम्पिंग और एक इनकी नॉमेनक्लेचर को जो है वो रिविजिट करने की जरूरत है। खासतौर पे आलमी इदारा उस वक्त तक इफेक्टिव नहीं हो सकता जब तक उसके पास कोई एग्जीक्यूटिव मैकेनिज्म ना हो। और इस वक्त हमें चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा है, OIC है या उसके नीचे जितने भी इलाकाई फोरम हैं, उन तमाम के तमाम इदारों के पास सिवाय एक मैकेनिज्म के कि वो मिल बैठे चाय की प्याली पे गर्म ठंडे कमरों में तबादला ख्याल करें और उसके बाद एक लंबी चौड़ी करारदाद जो है वो मीडिया के मत्थे मारे कि चले आप अब सारा दिन जो है इस पर मुंह मारी करते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा मंसूर साहब, जब जहां पर आपने ये मीडिया का खाका खींचा है, इंटरनेशनल मीडिया का भी और वजारत खारजा के उन हुकाम का भी जो कि मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे में आपको लग रहा है कि मशरिक वस्ता के नक्शे में कुछ होने जा रहा है? इसराइल ने इस जंग के मुतालिक कुछ खास प्लानिंग कर रखी है? एक तरह से अमरीका उसके हाथ में है, जो बाइडन और अमरीकी वजारत खारजा बहुत ज्यादा हिमायत कर रहे हैं, तो क्या नक्शा होगा आने वाले दिनों में मशरिक वस्ता का? देखिए जी, इस वक्त मशरक़ वस्ता में हमें जितनी बड़ी जमहूरियत नजर आती है और ख़ास तौर पे अमेरिका ने इराक पर हमले के बाद जो दुनिया की सबसे महंगी जमहूरियत मुतारफ कराई थी, उसका हाल भी हमारे सामने है। और उसके पड़ोस में खलीजी ममालिक जो है वो जिस अंदाज से किंगडम, शेखडम और इस नौयत की जकड़बंदियों में मौजूद है, यहाँ पे दुनिया भर में अमेरिका को इंसानी हकूक और जमहूरियत का जो दर्द उठता है लेकिन नहीं उठता है, तो उन्हें इन ममालिक, इन खित्तों में जो इस वक्त बादशाहत के उस पैराए में है, वहां पे उन्हें जमहूरियत के हवाले से कोई बात नजर नहीं आती। बुनियादी तौर पे इस खित्ते में खासतौर पे फलस्तीन, उसके साथ मिस्र, यहाँ पे होने वाली जो एक स्ट्रगल थी खासतौर पे जमहूरियत की बहाली के हवाले से, वो बहुत बड़ा इस वक्त चैलेंज बन गई है खासतौर पे अरब खित्ते के हवाले से, रीजनल ममालिक के हवाले से, कि वो समझते हैं कि अगर ये स्पिरिट, ये रूह उनके ममालिक में ट्रेवल कर गई और वहाँ पे अगर जमहूरियत के हवाले से मुतालबात उठने शुरू हो गए तो फिर उनका अपना मुस्तकबिल खतरे में होगा। और इस वक्त जो लोग मज़ाहमत के प्रोजेक्ट को हेराल्ड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, बुनियादी तौर पर वो इस वक्त जो खित्ते के नौजवान हैं उनके दिल की आवाज़ है। और यही वजह। लेकिन जाफर साहब, आप मुझे ये बताएगा, आपको लगता है कि मुस्लिम ममालिक का जो किरदार होना चाहिए वो आपको नजर आ रहा है या आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा? और साथ ही साथ मेरे सवाल का भी जवाब दीजिएगा कि आपको लगता है कि अगर हम इसराइल को खामोश करवा सकते हैं या अगर इसराइल खामोश हो सकता है तो सिर्फ वो एक ही बेस पर हो सकता है कि अगर मगरिब ममालिक की तरफ से भरपूर एहतजाज किया जाए, क्योंकि मुस्लिम ममालिक की तरफ से जो काविशें की जा रही हैं वो तो किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं हो पा रही। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि मगरबी ममालिक जो है उनके अवाम ने तो इस कज़िये के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से अपनी ज़िम्मेदारी भरपूर अदा की है और वो रोज़ सड़कों पर हैं और किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे वो एहतजाज कर रहे हैं। अगर जूं नहीं रेंग रही तो उनके हुक्मरानों के कानों पे मफादात है। उन्होंने अपना एक जो रूलिंग एलीट क्लब बना रखा है अमेरिका की सरबराही, वो अपने अपने खित्तों में, अब देखिए मिस्र के अंदर जो इंतखाबात का ढोल डाला गया है, वहां पे सीसी साहब के पास कौन सी ऐसी क्वालिफिकेशन है कि वो तीसरे महासदर मुंतखब होने जा रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो खित्ते में अमेरिका के और यूरोप के दीगर मुल्कों के, अरब मुल्कों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक फ्रंट लाइन काम कर रहे हैं। यही वजह है कि उनके इशारा अबरू पे जो है
वो रफा क्रॉसिंग खुलती है और इशारा अबरू पे बंद हो जाती है। यही वजह है कि वहां पे आज इस वक्त इमदादी सामान के ढेर लगे हुए हैं उनके अरीश एयरपोर्ट, उनके पूरे उस इलाके में, लेकिन मिस्र जो है वो रफा क्रॉसिंग नहीं खोलता और उसके नतीजे में गजा के अंदर जो इंसानी तो मुख्तसर ये कि रूलिंग एलीट इस वक्त सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, उसे इंसानी जानों की कतई कोई परवाह नहीं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के हवाले से खाना जंगी का माहौल पैदा कर रखा है। लेकिन जो आग उन्होंने लगाई है, हालात अब अगर बेहतर ना हुए तो उसके बाद ये साफ कहा जा सकता है कि उस लगाई गई आग में वो खुद भी जल जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपको मंसूर जाफर साहब अपना वक्त देने के लिए। एक अहम मामला कि जिस पर बहुत जरूरी थी और इस टॉपिक को प्रोग्राम में शामिल करना हम लोगों के लिए भी उतना ही अहम होता है कि जितना आप लोग इस मामले पर सोशल मीडिया पर बातचीत कर रहे होते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून, न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे न्यू पाकिस्तान और ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस हवाले से है क्योंकि हर इंसान खाने के लिए कमाता है, लेकिन जब आप कमा लें और उसके बाद आपको लगे कि हर एक चीज़ महंगी होती चली जा रही है और आपकी पहुंच से दूर होती चली जा रही है, यहाँ तक कि रोज़मर्रा की बुनियाद पर अगर आप 2 वक्त की रोटी भी मुनासिब अंदाज में नहीं खा पा रहे तो फिर आप ऐसी कमाई को लेकर अफसोस में मुब्तला हो जाते हैं। क्योंकि हुकूमत की जानिब से गंदम की ज़्यादा पैदावार और ख़ुद कफालत का दावा अब उल्टा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हुकूमत ने दावा किया था कि गंदम की पैदावार बढ़ाकर इस साल न सिर्फ खुद कफालत हासिल करेंगे बल्कि फालतू जो गंदम होगी उसे एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। अब पंजाब भर में यूरिया खाद का बहरान पैदा हो गया है कि जिसकी वजह से 3,750 रुपए की खाद की बोरी 5,200 रुपए में फरोख्त की जा रही है। गंदम को पहले पानी के साथ देने वाली खाद मार्केट में दस्तयाब नहीं है, जिस पर किसान सख्त परेशानी में मुब्तला हैं और उन्हें खदशा है कि इस साल फी एकड़ पैदावार बहुत कम होगी। किसान ये भी बता रहे हैं कि डीलर्स और जखीरा अंदोज मसनूई किल्लत का जवाज बनाकर खाद को ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं। किसानों ने यह भी कहा है कि महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी है और एक साल में खाद की फी बोरी की कीमत 2,500 रुपए से 5,200 तक जा पहुंची है। अब यहाँ पर आप देखिए कि हुकूमती इंतजामिया सिर्फ दावे कर रही है। यही सूरत हाल हमने देखा कि माजी में गंदम के हवाले से हमें नजर नहीं आई है बल्कि चावल और चीनी के हवाले से भी नजर आई है। और 16 दिसंबर से मुल्क में आप देखेंगे कि पेट्रोल की कीमत में 13 और डीजल में 15 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान जो है वो भी जाहिर किया जा रहा है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मुईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सर। डॉक्टर साहब, हमने चीनी का बहरान फेस किया, हमने चावल का बहरान फेस किया, हमने बहुत सारे मामलात में देखा आटे का जो बहरान है हर साल जो है वो हमें आकर एक बार फिर से झंझोड़ देता है। क्या हम इस बार भी तैयार नहीं हैं? सिर्फ आटा ही नहीं, अब तो उसकी यूरिया खाद भी हमारे पास अवेलेबल नहीं हो पा रही है। गंदम की पैदावारी सलाहियत के हवाले से बात की जाए तो। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, माजी में जैसे आपने चीनी की बात की तो इस बात के दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं कि उसमें मुमताज़ सियासतदान, वुज़रा, पाकिस्तान की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी और दूसरे इदारे मुलव्विस रहे हैं। बुनियादी तौर पर जब आपने ये तय कर लिया है कि हर बात में करप्शन करनी है, दौलत की हविस, और उसमें अगर अभी तक कौम को ये एहसास नहीं है कि करप्शन से कौमी ख़जाने को 9,200 अरब रुपया सालाना यानी 25 अरब रुपए रोजाना का नुकसान हो रहा है। सफर कौन कर रहा है? आम आदमी और किसान। आम आदमी में किसान भी आ गया, मजदूर भी आ गया, सब गरीब आदमी आ गए। अब आपने जो इस वक्त बात की है गंदम की, देखिए गंदम जो है ये पाकिस्तान में आम आदमी की ग़िज़ा है, सबको पता है। और ये भी हमें पता है, आपको भी पता है कि गंदम की काश्त के लिए खाद बहुत ज़रूरी है, मुनासिब मिकदार में और सही वक्त पर दी जाए और मुनासिब कीमत पर दी जाए। लेकिन बदकिस्मती से इसमें भी करप्शन आ गया और जैसे कि कहा जा रहा है कि, लेकिन ये बात तो वाज़ेह है कि हुकूमत ने कभी भी इसको खुद इन्हिसारी इसमें हासिल करने की, खुद किफ़ालत की कोशिश नहीं की। हमारी ज़मीन ज़रख़ेज़ है, हमारा मौसम मुनासिब है, उसके बावजूद हमारी फीकस पैदावार अपने पड़ोसी मुल्कों के मुकाबले में कम है। उसकी बुनियादी वजह यही करप्शन है। अब आज के जो अब सूरत हाल है, अब ये कहा जा रहा है कि जब हमारी खाद जो है उसकी पैदावार हमारी ज़रूरत के मुताबिक है जी, तो फिर ये मसनूई किल्लत पैदा की गई ज़ख़ीरा
अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो मसनूई किल्लत की आप बात करें ना, इसके बारे में कुछ बातें, कुछ कयास राइयां ये भी हो रही है कि अफगानिस्तान एशिया की स्मगलिंग जो हो रही है उसकी वजह से भी इसका खासा इम्पैक्ट आ रहा है। आपको लगता है कि ये भी एक वजह हो सकती है? और अगर ऐसा हो भी रहा है तो उसकी रोकथाम के लिए हमें कुछ तो करना होगा। ऐसे कैसे हो सकता है कि यहाँ से चीजें आसानी के साथ अफगानिस्तान स्मगल हो जाती है और जो हमारे रखवाले जो बॉर्डर पर खड़े हुए हैं उन्हें पता ना चले कि किस कहां से क्या चीज जो है वो आसानी अफगानिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान पहुंच रही है और लोग डॉलर में मुनाफा कमा रहे हैं? देखिए, दो बातें आपने की हैं। पहली बात तो हमें ये तस्लीम करना होगा कि आर्मी चीफ ने 6 सितंबर को जो क्रैकडाउन की बात की थी, जी। उसके बाद सिर्फ अफगानिस्तान में बल्कि और दूसरे में भी स्मगलिंग में खासी कमी आई है। अब ये आर्जी है, ये एक अलग मौजू है, लेकिन ये बिल्कुल बात सही है कि स्मगलिंग खुलेआम हो रही थी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सब इन्वॉल्व थे। जब आप ये कहते हैं कि ईरान से तेल आ रहा है और यहाँ से बड़े ट्रकों में भज के स्मगलिंग हो रही है अफगानिस्तान, सब लोग मुलविस तो थे, उसकी वजह से तबाही आई। लेकिन अब ये क्रेडिट तो आपको देना पड़ेगा कि आर्मी चीफ के इनिशिएटिव से, और उन्होंने अपने जो उनके लोग हैं उनको भी अहकामात दिए हैं, तो मेरे ख्याल से स्मगलिंग में इस वक्त कुछ कमी आई है। अब ये आगे चल के फायदा रहते नहीं, एक अलग इशू है। लेकिन सवाल ये कि अफगानिस्तान में जो ट्रांजिट ट्रेड है, हमें ये समझना होगा कि अफगानिस्तान लैंड लॉक कंट्री है, तो उनके साथ तिजारत तो रहेगी। हमारा बॉर्डर बहुत लंबा है, तो आजकल जो सहूलियात हमारे पास दस्तयाब हैं, अगर उस पर नेक नीति से हम काम करें तो इसको बड़ी हद तक रोका जा सकता है। मगर बदकिस्मती से जो हमारे पास साइंटिफिक मेथड्स हैं वो इस्तेमाल हम इसलिए नहीं कर रहे कि अशराफिया नहीं चाहती, लेकिन ठीक है, आपको लगता है कि जो साइंटिफिक मेथड है उसको इस्तेमाल ना करने की एक बड़ी वजह अशराफिया है, लेकिन अशराफिया का ये कहना है कि जो किसान है वो रवायती तरीकों से हटकर जो है वो काश्तकारी नहीं करना चाह रहे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब अपना वक्त देने के लिए। सदर रहनुमा देहात खालिद खोखर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा, इस वक्त गंदम की सूरत हाल क्या है ओवरऑल? हुकूमत दावा कर रही थी कि खुराक में खुद कफालत हासिल की जाएगी, मगर यहाँ तो आप लोगों को यूरिया खाद भी इजीली आसानी से अवेलेबल नहीं हो पा रही है। शायद बात है कि इस वक्त गंदम माशाल्लाह काश्तकारों ने बहुत काश की है जो हमारी जरूरत पूरा कर सकती है, लेकिन ये जो फर्टिलाइजर का मसला आ रहा है, अगर हम बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं करेंगे तो पैदावार में कमी आएगी। अब देखा, हम सबक नहीं सीख रहे कि पिछले साल हमने लाइनों में खवातीन को लगा के 24 खवातीन आटे के ऊपर शहीद हुई। ये हमारे लिए बिल्कुल ऐसे यानी बायसे शर्म भी है हमारे लिए और इंतहाई अफसोस भी है हमारे ऊपर, हम सब के ऊपर, पूरी हुकूमत के ऊपर, हमारे ऊपर, किसानों के ऊपर, सब हम अफसोस हैं इस बात के। हमने 24 खवातीन आटे के ऊपर शहीद करवा ली, लेकिन हमारी हुकूमत ने, हमारी रियासत ने, हमारे सब ने उस पर सबक नहीं सीखा। और इस वक्त इस साल जो यूरिया के प्लांट बंद रहे हैं, कुछ अर्सा गैस की वजह से 2-3 माह बंद रहे थे, उसकी वजह से प्रॉब्लम पैदा हुआ है कि जब सप्लाई एंड डिमांड में इशू बना है। इस वक्त स्मगलिंग भी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस वक्त काश्तकार बड़ा परेशान है। उसे 3400-3500 वाली खाद जब 5200 में खरीदनी पड़ती है तो उसके जज्बात का मैं लफ्जों में इहाता करके नहीं बता सकता। मसला यह कि रियासत की रिट नहीं है इन लोगों के ऊपर, रियासत की रिट सिर्फ काश्तकार के ऊपर है। यानी काश्तकार अगर बिजली का एक बिल अदा न करे उसका ट्रांसफार्मर उतार लिया जाता है, काश्तकार के घर से गंदम उठा ली जाती है, वो अपने घर जरूरत के मुताबिक ही गंदम नहीं रख सकता, उसको जेल में भेज दिया जाता है, काश्तकार के ऊपर FIR लॉन्च हो जाती है। काश्तकार यानी कि काश्तकार ही पाकिस्तान में रियासत की रेट के नीचे है, बाकी कोई भी नहीं है। बाकी जितने भी माफियाज हैं वो ताकतवर है, वो रियासत से ताकतवर है। खालिद साहब, आप जो काश्तकारों के मसाइल यहाँ पर बयान कर रहे हैं, हुकूमत उल्टा दावा करती है। वो कहती है कि हमने काश्तकारों पर ऊपर, हमने छोटे किसानों के ऊपर कोई टैक्स नहीं रखा हुआ है, उल्टा हमने तो अब एग्रीकल्चर सेक्शन को टैक्स के उसमें दायराकार में लेकर आना है। और अगर ऐसा हो जाता तो फिर तो मेरे ख्याल से आप लोगों की, काश्तकारों की जो परेशानी है वो तो आसमान से बातें करती हुई हमें नजर आएंगी। देखिए मोहतरमा, मैं 92 से काश्तकारी कर रहा हूँ, मैं लार्ज स्केल पे काश्तकारी करता हूँ। अगर काश्तकारी में इतना मुनाफा होता तो मेरी जमीन कम से कम ज्यादा न बढ़ती तो 2-4 एकड़ तो बढ़ जाती, मैं तो एक मरला भी परचेज नहीं कर सका। तो इसलिए काश्तकारी में मैं आपको वाज़े, काश्तकार तो नैबे खुदा है, अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क इस जमीन का सीधा चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाता है। इस जज्बे के साथ वो काम कर रहा है। काश्तकारी में प्रॉफिट नहीं है, काश्तकारी में मुनाफा नहीं है कि आप ये कहेंगे काश्तकार कोई कमा रहा है, काश्तकार ये कर रहा है। काश्तकारों के पास, जब बड़े जिम्मेदारों के पास लोग देखते हैं ना GPN के पास, पता करें वो जमीन बेच के ली होती है उन्होंने। इस दफा हमें मक्की में नुकसान हुआ है, हमें कपास में नुकसान हुआ है।
चावल में हम बराबर बराबर रहे हैं, या कुछ काश्तकार जिन्होंने रख के बेची है उनको कुछ फायदा हो गया। लेकिन अगर इस बार आपको इस सीजन में यूरिया खाद भी नहीं मिलती तो मुस्तकबिल में कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, ना सिर्फ आपको बल्कि पूरी आवाम को। देखिए मैं हुकूमत के आगे रियासत के आगे गुजारिश करता हूँ, आर्मी चीफ साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि आर्मी चीफ साहब को हम खराज तहसीन भी पेश करते हैं कि उन्होंने कुछ बहुत काम अच्छे किए हैं कि प्लांट बंद हो रहे थे पिछले दिनों में, मैंने रिक्वेस्ट की वो प्लांट उन्होंने बंद ना होने दिए, वरना ये क्राइसिस और भी बढ़ जाता। नए रकबे वो आबाद करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं गुजारिश करता हूँ, दुनिया बनाती है ज़राअत के लिए 25 साल पॉलिसी, मेरी गुजारिश है कि 25 साल पॉलिसी न बनाए, 10 साल पॉलिसी बनाए। हम बैठ के ये सोचे कि 10 साल में हमें कितनी यूरिया चाहिए होगी, कितनी डीएपी चाहिए होगी, कितनी पोटाश चाहिए होगी, कितनी नाइट्रोफास चाहिए होगी, कितनी एसएसपी चाहिए होगी, कितनी हमें कैन गवारा चाहिए होगी, उसके हिसाब से प्रोडक्शन करें, उसके हिसाब से अगर दरामद बाहर से करनी पड़े दरामद करें। इस वक्त हमारे पास बफर स्टॉक में यूरिया मौजूद नहीं है, जबकि जब गंदम काश्त होती है उस वक्त हमारे पास मिनिमम 2 से 3 लाख टन बफर स्टॉक मौजूद होना चाहिए, जो इस दफा 0 था। अच्छा, जो हमने बाहर से इंपोर्ट करनी थी उसमें लेट कर दिया, अभी तक वो इंपोर्ट नहीं हुई। देखिए ये फैसले काश्तकार के करने के नहीं है, ये हुकूमत करती है। इंपोर्ट काश्तकार नहीं करता, इंपोर्टर करता है, हुकूमत उससे करवाती है, ये हुकूमत खुद इंपोर्ट करती है। ब्लेम आता है आखिर पे काश्तकार को, पैदावार कम हुई है। देखिए ना, हम अगर बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर नहीं करेंगे तो हमारी पैदावार कैसे बढ़ेगी? देखिए ना, मैं माजरत के साथ कहूंगा, मिनिस्ट्रियां अपना वो काम नहीं कर रही जो उनको करना चाहिए। वहां पे काम को डिले किया जाता है, लेट किया जाता है। नुकसान किसका होता है? कौम का नुकसान होता है। अच्छा, मिनिस्ट्रीज के हवाले से तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से एक आम तासुर ये है कि अफगानिस्तान के रास्ते जो है वो गंदम स्मगल की जाती है या ये खाद स्मगल की जा रही है, जो लोगों की जरूरियात है उन्हें वहां पर पूरी नहीं हो रही, उसका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, कभी किसी काश्तकार ने स्मगलिंग नहीं की, मैं हल्फन कह रहा हूं। तो फिर कौन करता है खालिद साहब, कौन करता है स्मगलिंग? देखिए मैं उसमें पूरा एक माफिया है, हुकूमत को पता है, रियासत को पता है वो माफिया कौन है। मैं अब देखे ना, काश्तकार ने पिछले साल गन्ना बेचा 300 रुपए बंद, और जब गन्ना खत्म हो 87 रुपीज पर केजी चीनी का रेट था, बाद में वो 200 रुपए तक चला गया। काश्तकार तो लेके नहीं गया। काश्तकार देखे ना, काश्तकार के साथ तो हमेशा जाते। जब अभी मक्की हमारी सीजन जब शुरू हुआ था, मक्की का रेट था 4,000 4,500 रुपए, जब काश्तकार की उतरी 1,500 रुपए रेट हो गया है। काश्तकार को क्या कपास का रेट मिला? गवर्नमेंट ने खुद तय किया था 8500 रुपए फी बन का रेट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। काश्तकार को तो नहीं मिला। मैं काश्तकार के तो इस वक्त ना घर के हालात अच्छे, ना खेत के हालात अच्छे। खालिद साहब, आप अपनी गुफ्तगू में ना भी आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। आपने चीनी के हवाले से जब बात की ना कि 87 रुपीज थी फी किलो, फिर उसके बाद हमने देखा कि 200 तक जो है वो चीनी का रेट हो गया। आपको नहीं लगता कि अदालतें भी कुछ मामलात में इतना लंबा स्टे दे देती हैं कि वो फिर एक मोनोपोली में जो है वो बहरान जन्म ले लेता है? इस वक्त लोग अपनी मनमानी कीमतों पर चीनी की खरीदो फरोख्त करते हुए नजर आ रहे हैं, एक कोई मुकर्रर करदा निर्ख नहीं है चीनी का। देखिए जी, माजरत के साथ कहूंगा फिर तौहीनी अदालत लग जाएगी। लेकिन बात तो सच है ना खालिद साहब, सफर कौन करता है? आम आवाम कर रही है। मेरी यार सुनो, पाकिस्तान के सबसे ईमानदार ब्यूरोक्रेट साबका सेक्रेटरी फूड जबान भट्टू ने अगर टीवी पे आके ये सच बोल दिया था तो उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। आज वो घर बैठा है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ईमानदार दलेर जिसने काश्तकारों का साथ दिया, आम आदमी का साथ दिया, चीनी के रेट को कंट्रोल करने की कोशिश की, और जब टीवी पे उसको बुलाया गया उसने सच बातें की वहां पे। मुझे इस बात पे हद से ज्यादा तकलीफ है। मैं अपने जज्बात का लफ्जों में अता करके नहीं बता सकता कि एक शरीफ आदमी अगर पाकिस्तान में कोई ईमानदारी से काम कर रहा हो तो पूरी रियासत उसके साथ अगर नहीं है, आप तरक्की करेगा उस वक्त? अगर हम ईमानदार लोगों को उठा के साइड पे बिठा देंगे तो ये मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है? उसने सच बोला। चाहिए तो ये था कि जिनके ऊपर उसने बात की वो लोग अपने गिरेबान पे झांकते, अपना मुहासबा करते कि हमने गलत काम किया है क्या? उनकी वजह से अरबों रुपए आम काश्तकार ने, आम आदमी ने जब चीनी खरीदी है। बिल्कुल, चीनी के बारे में मैं आपको, मैं एक मिनट मेरी बात सुने, चीनी के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर ये 1 रुपए किलो रेट बढ़ाते हैं, 1 रुपए किलो रेट बढ़ाते हैं, 7 अरब 40 करोड़ रुपए का बोझ बनता है आम आदमी पे। तो उन्होंने 100 रुपए जब बढ़ा दी तो 700 अरब रुपए बनता है। देखिए ना, मुझे एज ए पाकिस्तानी, और वही बोझ अशराफिया की जेब में क्या कहते हैं मुनाफे का बाइस बनता है। वो 7 अरब जो अवाम पर पड़ रहा है, वो 7 अरब उनकी जेब में जा रहा है। जेब 7 अरब नहीं, वो साल का 700 अरब बनता है। अब मैं आपको एक और चीज अर्ज कर दूं, आप यकीन कर लें कि इस वक्त ज़राअत के बुरे हालात है जी। इस वक्त बिजली बहुत महंगी है, डीजल महंगा है, बीज महंगा है, पेस्टिसाइड महंगी है, खाद अवेलेबल नहीं है।
सुबह से काश्तकार अपने घर से निकलता है जेब में पैसे डाल के, और जेब में पैसे वो कितना डालता है कि ये उसके असल पैसे ये मैंने माफिया को देने हैं, वो डाल के उसके बावजूद उसको खाद नहीं मिलती। सारा दिन दलीलों ख्वारों के, शाम को वापस आता है, सुबह फिर मैं जाऊंगा खाद लेने के लिए। यहाँ पे ज़राअत कौन करे? क्या क्या हो रहा है ज़राअत के साथ? हम दुनिया में इस वक्त फूड सिक्योरिटी नंबर 1 पे है, वाटर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई, वाटर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। आप यकीन कर ले कि इस वक्त हमारा जो बिजली का रेट है 5 रुपए 35 पैसे वाला यूनिट 50-60 रुपए यूनिट पे पहुंच गया है। तो हम क्या करें इसके ऊपर? हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ चुकी है। मैं आप भी एक चीज कहता हूं कि इस वक्त कुछ हालात बेहतर होने के चांस है, क्योंकि हमारे आर्मी चीफ साहब एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट ले रहे हैं, गैर-आबाद रकमों को आबाद करवा रहे हैं, फूड सिक्योरिटी का मसला हल कर रहे हैं। हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारी वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बैठ के देखें और हमारी फसलों का रेट हमें दिलवा दें। अगर हमें फसलों का रेट मिल जाएगा तो यकीन कर ले हमें ये प्रॉब्लम नहीं होंगे, फिर हम महंगाई हर चीज बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अगर हमें फसलों का रेट नहीं मिलेगा तो हम बहुत ज्यादा परेशान है। मैं आम काश्तकारों के जज्बात का लफ्जों में यहाँ करके नहीं बता सकता कि वो कितनी तकलीफ में है और इंतहाई दुखी है अपनी इस हुकूमत के ऊपर, रियासत के ऊपर। इस वक्त बहुत दुखी बैठे हैं। और काश्तकार जो है ना वो अपनी जमीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकता। उसने जीना पाकिस्तान में मरना पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया आपका सदर रहनुमा किसान इत्तेहाद खालिद खोखर साहब हमारे जो थे, और बड़ी उन्होंने जो गुफ्तगू की ना, डेफिनेटली वो एक आपको आप सुबह के नाश्ते के साथ सिर्फ इन बातों को ना एक मॉर्निंग शो की हद तक नहीं देख सकते। मेरी रिक्वेस्ट है हमारे उन लोगों से भी जो कि प्राइम टाइम में बैठकर टीवी टॉक शोज कर रहे होते हैं, सिर्फ सियासत ही इस मुल्क का मसला नहीं है, सिर्फ करप्शन ही इस का मसला नहीं है। एक जो आपकी बुनियादी जरूरत है ना, आपकी अच्छी सेहत, आपकी अच्छी खुराक, ये भी हमारा एक बहुत बड़ा मसला है। मजाल है कि महीने में शायद ही कभी कोई एक आधा टॉपिक हम लोग इस तरह के मामलात पर डिस्कशन में ले आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि जो हमारे बड़े हैं वो इस किस्म के टॉपिक्स का इंतखाब नहीं करते अपने टॉक शोज में। अगर इस तरह के गुफ्तगू हम लोग जनरेट करना शुरू करते हैं तो हो सकता है हमारे किसान बहन भाई न सिर्फ उन्हें बहुत बेहतर और बड़ा अच्छा रिलीफ मिलेगा, बल्कि कि इंडिविजुअली सतह पर जो हम लोग कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देख रही होती हूँ सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, वो बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर गुफ्तगू कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हसास मामलात भी हैं कि जिनसे आने वाला मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। आज आप अपने घर में 2 रोटियां खा रहे हैं ना, तो ये याद रखिए कि क्या 2 से 3 माह बाद आप वो 2 रोटियां आसानी से खा सकेंगे या नहीं खा सकेंगे, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे यहाँ तनख्वाहें वही हैं लेकिन महंगाई में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। तो अपनी भी कोशिश जारी रखिए और कोशिश कीजिए कि आप किस तरह से अपनी आवाज को बेहतर अंदाज में सोशल मीडिया पर उठा सकते हैं। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।